राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। स्प्रा के सर चकराने से शौर्य उसे पकड़ लेता है। शौर्य उसे संभालते हुए बेड पर लेटाने वाला था, तभी स्प्रा बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, ये साड़ी साड़ी खोल दीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। शौर्य एक नज़र उसकी साड़ी को देखता है, उसे खोल देता है। स्प्रा अब ब्लाउज और पेटीकोट में थी, उससे भी वह कंफर्टेबल नहीं था। देखकर शौर्य ने दोनों को खोल देता है। इस दौरान उसकी नज़रें बस स्प्रा के चेहरे पर थी। स्प्रा को यह थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। शौर्य अपनी शर्ट उतारकर उसे पहनाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। शौर्य अब स्प्रा के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, बीवी अपनी आंखें खोलो। स्प्रा अपने सर को हिलाकर कहती है, हमें सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। शौर्य यह सुनकर जल्दी से दर्द वाली दवाई उसे खिलाता है और ठंडी तेल उसके बालों में लगाकर मालिश करने लगता है। स्प्रा आंखें बंद किए हुए दर्द से राहत को महसूस कर पा रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। स्प्रा अचानक से उठकर शौर्य के सीने से लग जाती है। शौर्य उसे कंफ्यूज से देखता है। स्प्रा शौर्य के शर्टलेस सीने पर अपना हाथ रखकर कहती है, जैसे आप मेरी केयर करते हैं ना, पापा भी मेरी उसी तरह केयर करते हैं। क्या हम पापा मम्मी को हमारी शादी में नहीं बुलाएंगे? यह सुनकर शौर्य की पकड़ स्प्रा से ढीली हो जाती है। वह उसे कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कह कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा। स्प्रा जब यह सुनती है तो वह सर उठाकर शौर्य को कुछ देर तक देखती है और उसे कहती है, आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं तो फिर ठीक है, मैं अभी मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना कहते स्प्रा अपनी जगह से उठती है और खड़ी होती है और खड़े होते ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। स्प्रा के लड़खड़ाते ही शौर्य उसे पकड़ लेता है। स्प्रा उसे खुद को दूर करते हुए बोलती है, अब क्या करीब आ रहे हैं, छोड़िए मुझे। आपको तो मुझे छोड़ना है ना, मुझसे दूर रहना है तो क्यों संभाल रहे हैं, छोड़िए मुझे। शौर्य को इसकी इस हरकत में थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि स्प्रा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। शौर्य उसे बेड पर बैठाते हुए सख्ती से कहता है, चुपचाप बैठो यहाँ। मैं तुम्हें शायद कुछ बोल नहीं रहा तो ये नहीं कि तुम जिद पर अड़ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए इजी है? तुम मेरे बारे में कुछ जानती नहीं हो। तो मैं जितना अच्छा लगता हूँ मैं उतना हूँ नहीं। स्प्रा उसे अब चुपचाप देखने लगती है। शौर्य उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया है। कभी सोचा है मैंने तुम्हें कभी फ्यूचर में धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगी? मैं यहाँ सिर्फ अपनी गिल्ट की वजह से हूँ, वरना मैं यहाँ से कब का गायब हो जाता, किसी को भी पता नहीं चलता। स्प्रा शौर्य की बात सुन ही रही थी, तभी अचानक उसे वॉमिटिंग होती है। शौर्य यह देखकर परेशान हो जाता है। स्प्रा एकदम से बेड पर बेहोश होकर गिर जाती है। शौर्य जल्दी से उसे उठाते हुए बुलाता है, बीबी बीबी। स्प्रा जब आंखें नहीं खोलती तब वह और ज़्यादा परेशान हो जाता है। शौर्य स्प्रा को अच्छे से लेटाता है और फिर जल्दी से कमरे से निकल जाता है। कुछ ही देर में आव्या शौर्य के साथ अंदर आती है। आव्या बेड पर बैठकर स्प्रा को चेक करती है और चेक करते हुए उसमें एक्सप्रेशन बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। इस दौरान एक सर्वेंट आकर कमरे को साफ करने चली जाती है। आव्या स्प्रा को एक हाथ को पकड़कर शौर्य को देखते हुए कहती है, भैया क्या भाभी किसी स्ट्रेस में है? शौर्य बिल्कुल चुप रहता है। आव्या यह देखकर शौर्य को थोड़ा गुस्से से कहती है, देखिए अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे तो भाभी की जान खतरे में पड़ सकती है। स्प्रा की जान को खतरा सुनकर शौर्य का दिल डर से एकदम से धड़क उठता है। वह स्प्रा को एक पल देखकर आव्या को सारी बातें बता देता है। शौर्य की बातें सुनकर आव्या स्प्रा के चेहरे को देखती है, फिर शौर्य को देखकर बहुत ही सीरियस में कहती है, आपको पता है आप भाभी को कितनी बड़ी बीमारी का शिकार होने दे रहे हैं? हर पल रोना, हर पल दुख। अगर ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें कैंसर हो सकता है। भैया आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि उनकी उम्र कितनी कम है और इस उम्र में आप इनके जज्बात के साथ खेल रहे हैं। अनबिलीवेबल, अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद यह कर रहे हैं। अब ये जैसे जैसे बातें बता रही थी, शौर्य की धड़कनें बहुत तेज होती चली आती हैं। आव्या शौर्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। वह उठकर टेबल से चाकू उठाती है और शौर्य के पास जाकर उसे देते हुए गुस्से से कहती है, आप एक काम कीजिए, ये चाकू लीजिए और भाभी को मार दीजिए। रोज़ रोज़ तड़पते हुए मरने से तो अच्छा है कि एक बार में ख़त्म कर दीजिए।
अरे अगर आप अपने गिल्ट की वजह से सब कर रहे हैं तो अपने गिल्ट में अपने पास रखिए। गिल्ट में रहकर भाभी को तकलीफ देना बंद कीजिए। इतना बोलते ही आव्या शौर्य को चाकू पकड़ा देती है और वह पकड़ भी लेता है। आपको उनका रोना नहीं दिखता, उनकी तकलीफें नहीं दिखती, उनका दर्द नहीं दिखता। आखिर कैसा प्यार है आपका? आप जैसे लड़कों को ना यही प्रॉब्लम होती है। पहले तो ज़बरदस्ती करके लड़की को रखो और जब उसे आपसे प्यार होने लगे तो खुद को गिल्ट बोलकर दूर कर दो। आव्या का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसने मन में जार आ रहा था वह शौर्य को सुनाती जा रही थी। शौर्य बस आव्या को एकटक देखते हुए इसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने उसे इस तरह से नहीं डांटा था, रुखसार ने भी नहीं। आव्या गुस्से से शौर्य पर फिर से चिल्लाती है, आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में लोग फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। आप ये सब मत जानिए, आप बस अपने गिल्ट में रहिए। भाभी मर जाएगी, फिर आप उस गिल्ट में रहिए कि आपकी वजह से वह मर गई। बहुत देर से शौर्य चुपचाप आव्या की बात सुन रहा था, लेकिन जैसे वह स्प्रा के मरने की बात बोलती है, शौर्य एकदम से आव्या के गर्दन को पर चाकू रखकर बहुत जोर से चिल्लाता है, जस्ट शट अप। आव्या एकदम से चुप हो जाती है। आव्या अपने गर्दन से सटी चाकू को देखती है, फिर शौर्य के चेहरे को देखती है जिस पर गुस्सा साफ दिख रहा था। शौर्य गुस्से में आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, इस वक्त अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो जान ले लेता मैं उसकी। आव्या शौर्य के चेहरे को चुपचाप देखती है, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो उसे कट लग सकती थी। शौर्य उसी तरह से गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मजा आ रहा है उसे ऐसे देखकर? जो दिखता है ना वो होता नहीं है। जो लड़की मेरी दीवानगी बनी है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? पहले मैं उसे ज़बरदस्ती से रखता था, और अगर अब भी वो नहीं मानती तो अब भी मैं उसे ज़बरदस्ती से अपने करीब रखता, क्योंकि पागल हूँ मैं उसके लिए। मैं उसे एक पल भी नहीं देखता हूँ तो जान निकल जाती है मेरी। मैं उससे दूर रहने का बस नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। कल तुम जिस तरह से मौत के करीब जाने वाली थी, अगर मैं उसके करीब गया तो उसकी भी यही हालत होगी, और मैं उसे इस हालत में इमेजिन भी नहीं कर सकता। बोलते हुए शौर्य अपनी आंखें बंद करता है और फिर आव्या के गर्दन से धीरे से चाकू हटा लेता है। आव्या गहरी सांस लेकर कहती है, आव्या शौर्य की बात से कंफ्यूज थी। शौर्य चाकू की धार देखकर शौर्य चाकू की धार देखते हुए अपनी पॉकेट में सिगरेट निकाल जलाता है और उसके कश लेते हुए बहुत ही गौर से उसे चाकू को देखता है। आव्या बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, आप जो भी कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, उससे तो भाभी की तबीयत बिगड़ ही रही है ना। अगर ऐसे ही होता रहा तो सच में उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शौर्य बहुत सीरियस से कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। और हाँ, तुम भी कोई भी कुछ भेजे तो मत लिया करो। बाय द वे, डांटने के लिए थैंक यू। आव्या उसकी लास्ट लाइन सुनकर हैरान हो जाती है। आव्या के मुंह से एकदम से निकलता है, वॉट? शौर्य सिगरेट को स्ट्रो को डालकर कहता है, आई थिंक तुम भैरी नहीं हो, सो जो तुमने सुना मैंने वही कहा। आव्या शौर्य को अजीब तरह से देखते हुए जाने लगती है। उसके भाइयों में शौर्य सबसे बड़ा भाई था। आव्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा भाई इतना अजीब किस्म का होगा। उसने पहले तो शौर्य से बात नहीं की थी, पर आज उससे बात करके आव्या को सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था। आव्या बाहर निकलकर एक नज़र शौर्य के कमरे को देखती है, फिर अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या के जाने के बाद शौर्य स्प्रा के पास जाता है और उसे बहुत करीब से जुनूनियत भरी नज़रों से उसे देखता है। शौर्य उसे बहुत गौर से देखते हुए उसके होठों को धीरे धीरे सहलाता है और पागलपनी भरी आवाज़ में कहता है, बीवी तुम बहुत बोल्ड हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ ये प्रॉब्लम ख़त्म होने दो, मैं तुम्हें अपने जिस्म से ऐसे कैद करूँगा कि दूर होने का मौका तक नहीं मिलेगा। इतना बोलते हुए अपने होठों को उसके होठों में बहुत करीब ले जाता है, लेकिन दोनों के होठ एक दूसरे को छू पाते उससे पहले शौर्य अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रुककर वह अपने होठों को शिद्दत से उसके होठों को देखता है। तुम्हारी मर्जी के बगैर ना तो मैं तुम्हें कभी छुआ है और ना कभी छूँगा, लेकिन जिस पल तुम्हारी मर्जी होगी उस पल मैं तुम्हारा एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें हर पल हर दम हमेशा खुद के करीब रखूँगा। इतना कि तुम छूटने की कोशिश करोगी लेकिन छूट नहीं पाओगी।
शौर्य उसके गुलाबी होठों से खुद के होठों को दूर करता है और उसके हाथों पर किस करके लगता है। माय इनोसेंट बीवी। शौर्य स्प्रा को अब अच्छे से कंबल से कवर करता है। स्प्रा भी नींद में कंबल में कसकर पकड़ लेती है। इतना करते ही वह कुछ पल उसके छोटे से चेहरे को देखता है और फिर कमरे से निकल जाता है। टेरेस पर अव्यान इस वक्त टेरेस पर खड़ा था और शौर्य उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। अव्यान के हाथ में इस वक्त सिगरेट थी। अव्यान स्मोक करते हुए सामने की ओर देख रहा था। कुछ वक्त बाद वह सिगरेट शौर्य की ओर बढ़ाता है। शौर्य सिगरेट लेकर स्मोक करते हुए कहता है, अप्रिता और अंतरा दोनों उसका मोहरा बनने के काबिल हैं। आई थिंक अप्रिता बन गई है। रुद्र से कहो कि अंतरा को संभाल कर रखे। अंतरा हमारे लिए बहुत बड़ी खतरा बन सकती है क्योंकि उसमें रुद्रांश का खून और नेचर दोनों हैं। अव्यान बहुत ही गहराई से अंधेरे में देखते हुए कहता है, डोंट वरी, रुद्र ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। शादी के पहले तो कुछ हो नहीं सकता, शादी के बाद देखा जाएगा या फिर शादी में। सबसे बड़ी टारगेट तो रैबिट है। एक हमला हो चुका है उस पर। यह भी रुद्रांश की तरह ही बहुत शातिर है। शौर्य सिगरेट का अव्यान की ओर बढ़ाते हुए कहता है, उसी का खून है। वो तो जानवर था पर ये हैवान है। अव्यान एक नज़र सिगरेट को देखता फिर शौर्य के हाथ से लेकर एक बार स्मोक करके फेंक देता है। अव्यान अब वहाँ से जाने तो कहता है, दादी को वो स्मोकिंग पसंद नहीं है, उन्होंने देख लिया तो बहुत सुनाएगी। शौर्य सुनकर तुरंत कहता है, नानी का इतना खौफ, वो भी मिस्टर अव्यान सिंघानिया को। अव्यान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आई थिंक आपको भी होना चाहिए मिस्टर शौर्य खन्ना, अगर बेलन की मार से बचना है तो। इतना बोलते हुए अव्यान मुड़कर नज़र शौर्य को देखता है। शौर्य के होठों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अव्यान अब कहता है, गुड नाइट बिग ब्रदर। इतना बोलते हुए मुड़कर जाने लगता है। शौर्य उसे जाता हुआ देखकर खुद भी जवाब देता है, गुड नाइट अयान। रात के करीब 10 बजे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान अपने कमरे में अंदर आता है। दरवाज़ा बंद करके बेड की ओर बढ़ता है और प्रज्ञा इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी, कान में ईयरफोन लगाए हुए मूवी देख रही थी। उनसे अव्यान के आने की खबर बिल्कुल नहीं थी। अव्यान जाकर बेड पर बैठता है और जाकर प्रज्ञा को अव्यान दिखता है। प्रज्ञा एक नज़र अव्यान को देखकर फिर से मूवी देखने लगती है, पर एकदम से उसे कुछ याद आता है और वो फिर से सर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान को देखकर प्रज्ञा की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह अपने कान से ईयरलोब निकाल अव्यान से कहती है, आपने ड्रिंक किया है? अव्यान की आंखों से नशा का साफ पता चल रहा था। अव्यान शौर्य की बात करने के बाद ड्रिंक करने के लिए चला गया था। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, नशा तो तब से चढ़ा है जब से इन होठों ने मेरे होठों को छुआ है। उस जब से छुआ है तलब इतनी बढ़ती गई है कि हर पल उसके रसकर को निचोड़ कर पीने का मन करता है। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के होठों को सहला रहा था। प्रज्ञा अव्यान के नशीले आंखों को देखते हुए कहती है, आप रुकिए, मैं ना पोए ममक और दादी को बुला कर लाती हूँ कि आपने ड्रिंक किया है। प्रज्ञा जल्दी से बेड से उठती है और जाने लगती है, पर अव्यान एकदम से प्रज्ञा को खींच लेता है। प्रज्ञा सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को छूते हुए कहता है, हस्बैंड जब रोमांस करने के मूड में हो तो वाइफ को बीच में अपनी जबान नहीं चलानी चाहिए। प्रज्ञा अपनी टिमटिमाती आंखों से अव्यान को देखती है और फिर एकदम से परेशान होकर मन ही मन कहती है, रोमांस? प्रज्ञा, हंस तो गई तू। अब होश में होते हैं तभी इतने वाइल्ड होते हैं, नशे में तो मुझे मार ही डालेंगे। प्रज्ञा यह सब कुछ सोचकर थोड़ी डर रही थी क्योंकि उसे पता था अव्यान सुबह उसे चलने लायक नहीं छोड़ेगा। प्रज्ञा डर से अपनी लाड गटकते हुए अव्यान से कहती है, आज नहीं, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं, हम लोग कल रोमांस करते हैं। कल मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। अव्यान प्रज्ञा के हिलते हुए होठों में अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। उसे उसके होठ बहुत ज़्यादा रसीले लग रहे थे। अव्यान अपनी नशीली आवाज़ में उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, नींद अपने आप भाग जाएगी। और कल क्यों करना, तुम्हें तो पता नहीं है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अभी कर। इतना बोलते ही अव्यान प्रज्ञा के झटके से बेड पर ले लेता है। प्रज्ञा अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, आप मुझे बहुत परेशान करेंगे,
और आप मुझे बहुत थका भी देंगे। कल शॉपिंग में भी जाना है। प्रज्ञा के इतना बोलते ही अव्यान उसके होठों पर उंगली रख देता है। अव्यान उसे चुप कराते हुए कहता है, श्श, बिल्कुल चुप। तुम्हारे मुंह से अब कोई आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, सिवाय मेरे प्यार के। प्रज्ञा अव्यान की बातों ही मासूमियत से देखती है। अव्यान प्रज्ञा के ऊपर से हटता है और अपने शर्ट के एक एक बटन खोलते हुए प्रज्ञा को देखने लगता है। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद करके खुद से मन ही मन कहती है, हे भगवान प्रज्ञा, ये तो पूरे मूड में है। तुझे भी क्या ज़रूरत थी इस वक्त मूवी देखने के लिए जागने की। अगर इनके आने से पहले सो जाती तो आराम से सुबह उठती और शॉपिंग जाती। अब रात भर जागने के लिए तैयार हो जा। सुबह नींद भी पूरी नहीं होगी, आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल भी दिखनेंगे। और लव बाइट, पता नहीं है आज मुझे कितने लव बाइट देंगे। प्रज्ञा अपने मन में ये सब बोलती जा रही थी। वह अपने मन की बातों में इतनी खोई हुई थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि कब अव्यान ने उसकी नाइटी फेंक दी। अव्यान अब प्रज्ञा को हर एक अंग को अपने होठों से छू रहा था। वह महसूस होती प्रज्ञा सिहर उठती है। प्रज्ञा अपने दोनों हाथों से तकिए को कसकर पकड़ लेती है। प्रज्ञा की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसका दिल भी बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। अव्यान नीचे से उसके बदन को चूमते हुए आ रहा था और लब बाइट्स दे रहा था, जिसे प्रज्ञा की मदोश भरी आह निकल रही थी। प्रज्ञा की आवाज़ से अव्यान और ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। वही प्रज्ञा अब मदोश होने लगी थी। अव्यान अब प्रज्ञा के हाथ को तकिए से छुड़ाता है और अपने उंगलियों के बीच उसकी उंगलियां फंसा लेता है। अव्यान अब प्रज्ञा के गर्दन पर बाइट करता है, जिससे प्रज्ञा की एकदम से सिसकती निकल जाती है। अव्यान प्रज्ञा के उस काटे जगह को धीरे से अपनी जीभ से लिक करता है, जिससे प्रज्ञा के हाथों की पकड़ अव्यान के हाथों पर खस जाती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर धीरे से किस करता है। प्रज्ञा जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अब अव्यान उसके होठों को किस करने के लिए बढ़ रहा था। प्रज्ञा अपने मुंह पर को तुरंत दूसरी ओर हटा लेती है और बिल्कुल बच्ची जैसी आवाज़ में कहती है, लिप्स पर नहीं, आपने ड्रिंक किया, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। मेरे मुंह पर भी ड्रिंक का स्मेल आएगी। मैं छोटी हूँ ना, तो ड्रिंक मेरे लिए हानिकारक है। प्रणय के ये बोलने पर अव्यान के हाथ उसके कमर को सहलाने लगते हैं। प्रणय मदहोश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान उसके कान में बिल्कुल पास जाकर कहता है, नशे में और नशा मिल जाए तो नशा होने के अलग ही मज़ा है, और इन होठों के बिना ना कोई नशा है ना कोई मज़ा। अव्यान एक हाथ से प्रणय के चेहरे पर अपनी ओर करता है। प्रणय होठों को जल्दी से पाउट बनाना में सहलाती है। अव्यान ये देखकर उसके गाल को खींचते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, ऐसे पाउट बनाकर तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, लेकिन अभी नहीं, अच्छे बच्चे की तरह अपने मुंह खोलो। प्रणय फिर से जल्दी से नाम में सहलाती है। इस वक्त प्रणय को अव्यान के मुंह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अव्यान अपने हाथ प्रणय के बॉडी पर रेंगते हुए उसके कमर पर एकदम से गुदगुदी करता है। प्रणय हंसते हुए कहती है, ये आप क्या करें? प्रणय जैसे ही मुंह खोलती है, अव्यान बिना एक पल के वक्त बिताए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रणय छूटने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। अव्यान प्रणय को पूरी तरह से जकड़कर पैशनेटली किस करता है। प्रणय अपनी आंखें बंद कर लेती है और अव्यान के बालों को पकड़ लेती है। अव्यान बहुत ही एग्रेसिव प्रणय के होठों को किस कर रहा था, जैसे वो उसके होठों को खा जाएगा। प्रणय को अब ड्रिंक की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ड्रिंक की स्मेल जैसे कहीं गायब हो गई थी। प्रणय की आंखें बंद थीं और वह चुपचाप अव्यान के किस को एंजॉय कर रही थी। अव्यान की प्रणय के पाने की बेताबी बढ़ रही थी। वह किस करते हुए ही उसके सब हटा देता है। आज अव्यान नहीं रुकने वाला था। आज वह प्रणय के नशे में अपना पूरा प्यार दिखाना चाहता था। प्रणय अव्यान के हर एक मूव को डर रही थी। कुछ ही पल में सब फर्श पर पड़े थे। अव्यान अपनी निगाहें गर्म सांसें प्रणय के कान में छोड़ते हुए बहुत ही सिडक्टिव आवाज में कहता है, रेडी फॉर माई लव लिटिल गर्ल। प्रणय यह सुनकर नर्वस होकर अपनी आंखें खोलती है और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली होती है। तभी उसे बहुत तेज दर्द होता है। प्रणय चीख पड़ती है। अगली सुबह के करीब 9 बजे थे। सूरज की रोशनी पर्दों की वजह से बहुत ही धीमी मात्रा में अंदर आ रही थी। थोड़ी रोशनी में फर्श पर बिखरे कपड़े दिख रहे थे। दोनों के ऊपर एक सफ़ेद चादर थी जो दोनों को ढकी हुई थी।
अव्यन पेट के बल लेटता है और उसके हाथ प्रणय की कमर को पकड़ लेते हैं। प्रणय का चेहरा उसके बालों में छिपाया हुआ था। दोनों थके हुए सुकून की नींद में थे। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कल नशे की वजह से होने की वजह से अव्यन को होश ही नहीं था कि कल उसने दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था, लेकिन लॉक करना बंद तो किया था लेकिन लॉक करना भूल गया। इस वक्त दरवाजे के पास रुद्र खड़ा था और फर्श पर पड़े कपड़ों को बिना भाव के देख रहा था। रुद्र खड़ा ही था तभी बाहर से आवाज़ आती है, रुद्र दोनों उठ गए क्या? इतना बोलते ही आव्या अंदर आती है। वह सामने देखती है। उससे पहले रुद्र आव्या की आंखों को बंद कर देता है। रुद्र ये क्या कर रहे हो? आव्या बोलते उसके साथ को अपनी आंखों से हटाने की कोशिश करती है। रुद्र आव्या को खींचते हुए कमरे से बाहर निकलता है और बहुत जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रुद्र आव्या की आंखों को हाथ हटाता है और आव्या उसे घूरते हुए कहती है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रुद्र बिना भाव के कहता है, जो तुम्हारे भाई को छुपाना चाहिए। आव्या कंफ्यूज होकर रुद्र को देखती है। दोनों इस वक्त दरवाजे के पास थे। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कह रहे हो? भाई को क्या छुपाना चाहिए? तुम हटो सामने से, मुझे देखना है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, ठीक है जाओ देख लो तुम्हारा भाई किस तरह बेबी लाने के प्रोसेस कर रहा है। इतना कहते ही रुद्र साइड हो जाता है। आव्या रुद्र की बातें जैसे ही समझती है तो हैरान हो जाती है। रुद्र आव्या को हैरानी से देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल क्या हुआ, जाओ देखो। आव्या दरवाजे को देखती है और जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं देखना। आव्या इतना बोलते ही वहाँ से भाग जाती है। रुद्र आव्या को जाते हुए देखता है और फिर दरवाजे को देखकर अपना फ़ोन निकालकर अव्यान को कॉल करता है। फ़ोन की रिंग से अव्यान की नींद टूटती है, जो वहीं प्रज्ञा कसमसाते हुए अव्यान के और करीब आ जाती है। अव्यान बिना अपनी आंखें खोले फ़ोन को टेबल उठाकर अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, हेलो। उधर अव्यान जैसे ही कॉल रिसीव करता है, हेलो बोलता है, उधर से उससे कहता है, मुझे एक कमरा मिला है जिसका दरवाज़ा लावारिस की तरह खुला हुआ है और उसके अंदर बेड के नीचे किसी के कपड़े मिले हैं जो लावारिस की तरह गिरे हुए हैं। अव्यान नींद में तो था, वह नींद भरी आवाज़ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या लावारिस लावारिस लगा रखा है? सुबह सुबह नशा कर लिया क्या? क्या बकवास कर रहे हो? रुद्र दरवाजे पर हाथ रखकर कहता है, उन लावारिस कपड़ों में एक ब्लू शर्ट, एक ब्लैक पैंट और हाँ यस यस वो। रुद्र जैसे ये कहता है अव्यान अपनी आंखें झट से खोल देता है। अव्यान नज़र करते देखता है तो उसकी भौहें चढ़ जाती है। अव्यान फ़ोन को एक नज़र देखकर कहता है, तूने मेरे कमरे में कैमरा लगाया है? रुद्र झटके से दरवाज़ा खोलता है और अव्यान की नज़र भी उस पर चली जाती है। रुद्र फ़ोन में अपने मुंह के सामने करते हुए कहता है, जब तू ही लाइव दिखा रहा है तो मेरी आंखों को क्या कसूर? बाय द वे हमें कहाँ जाना है? मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलते ही रुद्र दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अव्यान गहरी सांस लेकर प्रज्ञा को देखता है। उसे चिपक कर सो रही थी। अव्यान प्रज्ञा के बालों में चेहरे से हटाता है। बालों को हटाते ही अव्यान की नज़र प्रज्ञा की गर्दन पर चली जाती है, जहाँ उसके काटने के निशान साफ तरीके से दिख रहे थे। प्रज्ञा की गर्दन पर लव बाइट के निशान जब काले पड़ चुके थे। प्रज्ञा की गर्दन और कई जगह लव बाइट के निशान थे। अव्यान बहुत ही धीरे से उसे छूता है तो नींद में ही प्रज्ञा का चेहरा दर्द से भर जाता है। अव्यान यह देखकर उसे धीरे से किस करता है। अव्यान बड़े ही प्यार से प्रज्ञा के माथे पर किस करता है और नीचे से अपनी पैंट उठाकर पहन लेता है। अव्यान प्रज्ञा को अच्छी तरह से कवर करता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। कुछ एक घंटे में ही अव्यान रेडी होकर कमरे से निकल जाता है। नीचे अव्यान रुद्र के गले में बाहर डाले हुए बिस्कुट बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लटक रही थी। आव्या मासूम सा चेहरा बनाए कहती है, रुद्र प्लीज़ चलो ना मेरे साथ। रुद्र आव्या के क्यूट चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था। आव्या इस वक्त रुद्र को अपने साथ शॉपिंग ले जाने के लिए कह रही थी। रुद्र आव्या के दोनों कमर पर हाथ रखे कहता है, सॉरी बेबी गर्ल बट आज मुझे काम है। आव्या बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, तुम मेरे लिए एक काम नहीं छोड़ सकते? चलो ना प्लीज़ चलो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बोलते ही जब वह बच्चे जैसे रोने लगती है, आवाज़ निकलती है पर रोती नहीं है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर खुद से पूरी तरह से सटा लेता है।
आव्या अपने मासूम आंखों के पलकें झपकाते हुए उसे देखती है। रुद्र उसे आव्या के होठों को छूते हुए कहता है, यू नो यू बिहेव लाइक अ स्मॉल बेबी गर्ल। आव्या फिर से मासूमियत से कहती है, रुद्र प्लीज ना, चलो ना। रुद्र अब आव्या के गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारी बच्चों जैसी हरकतों की वजह से कौन है, मेरी सासू माँ? आव्या उसके ऐसे सवाल अपने पर जोर से कहती है, रुद्र तुम जा रहे हो या नहीं? रुद्र बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहता है, बेबी गर्ल को गुस्सा आ रहा है। अच्छा ये बताओ मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? आव्या सोचते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि मम्मा डैडा की पसंद का लहंगा पहनूं और तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी, और सारी ज्वेलरी का पेमेंट तुम्हें करना है क्योंकि वो सारी ज्वेलरी तो मैं तुम्हारे घर ही लेकर आऊँगी ना। रुद्र अपने पॉकेट से 3 क्रेडिट कार्ड निकालकर आव्या को देते हुए कहता है, ये लो तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है करो, ये भी कम पड़ जाए तो मुझे एक कॉल कर देना और भिजवा दूंगा। आप खुश बेबी गर्ल? बोलते हुए वह आव्या के गाल पर धीरे से किस कर लेता है। आव्या तीनों कार्ड को देखती है, फिर उसे रुद्र के पॉकेट में रखकर मुंह फुलाकर कहती है, मुझे शॉपिंग पर जाना ही नहीं है। इतना बोलते हुए रुद्र से दूर होकर जाने लगती है, पर तभी रुद्र एकदम से उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लेता है। आव्या मुंह फुलाए सर झुकाए हुए थी। रुद्र आव्या के चिन्ह को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या दूसरी ओर देखने लगती है। रुद्र यह देखकर धीरे से स्माइल करता है और फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम जाओ, मैं 3 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। आव्या रुद्र के हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहती है, जहाँ जा रहे वहीं पर रह जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे कोई शादी भी नहीं करनी है। रुद्र यह सुनकर आव्या को छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, मैं फिर जाओ घर में आराम करो, बेबी प्रिंसेस की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मतलब हो गई। इतना बोलते ही रुद्र आव्या को कॉल करता है और चाहते हुए कहता है, फिर से इंटीमेट हो रहा है क्या? कहाँ रह गया, जल्दी आ। आव्यान जो अभी अभी घर से निकला था वह रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहता है, बकवास बंद कर, सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना? रुद्र बात करते हुए कार की ओर बढ़ चुका था और वहीं आव्या अब अपनी नम आंखों से रुद्र को जाता हुआ देख रही थी। आव्यान कार में जाकर बैठ जाता है। रुद्र आव्या को देखने के लिए मुड़ता और तभी आव्या दौड़ती हुई झटके से रुद्र के गले लग जाती है। इस झटके से रुद्र कार से सट जाता है। आव्या रोते हुए से कहती है, तुम बहुत बुरे हो। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है और उसकी आंखों में इस वक्त आंसू बह रहे थे क्योंकि रुद्र तुरंत शादी तोड़ने के लिए मान गया। रुद्र आव्या के आंसू को पोंछता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और जल्दी पहुंचने की कोशिश भी करूंगा। एंड हाँ, ये याद रखना, तुम्हारी जान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही शादी और ना ही शॉपिंग। आव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पलकों को झपकाते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र कार का दरवाज़ा खुलता है और बैठ जाता है। मिरर नीचे थी। आव्या रुद्र को और अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, अपना क्रेडिट कार्ड तो मुझे देकर जाओ। रुद्र आव्या को देखकर कहता है, कैसा भाई है रे तू, अपनी बहन से ऐसे काम करवा रहा है? आव्यान पहले रुद्र को घूरता है और फिर आव्या को देखकर कहता है, रैबिट, मैंने ऑलरेडी मम्मा को अपना सारे क्रेडिट कार्ड दे दिए हैं तुम्हारी शॉपिंग के लिए। आव्या आव्यान को देखकर जल्दी से कहती है, मुझे पता है भाई, आप मेरी शॉपिंग पर कोई कमी नहीं आने देंगे, बट मुझे रुद्र का भी चाहिए। आव्यान पूछने ही वाला था कि क्यों चाहिए, पर उससे पहले रुद्र आव्या को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। आव्या खुश होकर जल्दी से उसके क्रेडिट कार्ड लेती है। कार अब वहाँ से जाने लगती है। रुद्र आव्यान को देखकर कहता है, वैसे तू कितने लेट तक इंटीमेट होता है और भाभी कब तक सेटिस्फाइड हो जाती है? आव्यान रुद्र को घूर कर देखता है। आगे बैठा ड्राइवर और रोनी यह सुनकर खुद ही शर्मा जाते हैं। वहीं घर के सभी शॉपिंग के लिए रेडी हो चुके थे। सभी निकलने के लिए तैयार थे। काव्या प्रज्ञा की मिसिंग देखकर कहती है, ये प्रज्ञा कहाँ है? आव्या जल्दी से जवाब देती है, मम्मा कल रात आपने आयान ने भाभी को बुरी तरह से थका दिया था, इसलिए वो अभी तक सो रही हैं। काव्या आव्या को घूरते हुए कहती है, आपको कुछ ज़्यादा ही पता है इसके बारे में। श्रेष्ठा बीच में ही कहती है, चलो बहुत लेट हो गया है, वैसे भी प्रज्ञा को ब्राइडल शॉपिंग नहीं करनी है तो कभी भी कर लेगी। सभी श्रेष्ठा की बात से सहमत हो जाते हैं
और सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शौर्य स्प्रहा को गोद में लेकर बाहर जा रहा था। स्प्रहा ने अपने शर्ट के कसकर पकड़ा हुआ था और वह शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य बिना उसे देखे कहता है, अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, एक ही जगह पर बैठकर शॉपिंग करना। स्प्रहा उसे देखते हुए कहती है, जब हमारी शादी ही नहीं हो रही है तो मैं क्यों शॉपिंग करूंगी? शौर्य उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, कभी ना कभी तो होगी ना, किसी के साथ उसकी ही शॉपिंग कर लेना। यह सुनकर स्प्रहा का मुंह उदासी से छोटा सा हो जाता है। शौर्य उसे ऐसे देखकर मन ही मन कहता है, जी तो करता है तुम्हारे इस मुंह को अपने मुंह से भर लूं, इसे इजाज़त ही ना दूं तुम्हें उदास कराने का। शौर्य स्प्रहा को कार में बैठाता है और ड्राइवर को ड्राइव करने को इशारा करता है। स्प्रहा खिड़की से बाहर नज़ारे को देखते हुए बिजी हो जाती है। वहीं दोपहर के करीब 12:30 बजे प्रज्ञा की नींद खुलती है। प्रज्ञा अपनी आंखें बहुत धीरे धीरे खोलती है। आंखें खुलते हुए बेड पर देखती है, वहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। प्रज्ञा अकेली बेड पर लेटी हुई थी। उसे नीचे फर्श पर अपने कपड़े दिखते हैं जो बिखरे हुए थे। बिखरे कपड़ों को देखकर प्रज्ञा को कल रात की याद आ जाती है। प्रज्ञा अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। वह चादर को धीरे से हटाकर देखती है तो उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। प्रज्ञा गहरी सांस लेती है और चादर को पकड़ लेती है। वह नीचे उतरती है पर जैसे ही खड़ी होती है उसके दर्द से चीख निकल जाती है। प्रज्ञा वहीं बेड पर बैठ जाती है। आंखों से आंसू की कतार निकलती है और वह फिर खड़ी होती है और आंखें कसकर बंद करके वह धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाकर वह देखती है तो अव्या ने उसके लिए बाथटब पर पानी गर्म करके रखा हुआ था। यह देखकर प्रज्ञा दर्द से भी धीरे से मुस्कुराती है और वो बाथटब में लेट जाती है। गर्म पानी से उसे बहुत राहत मिल रही थी। प्रज्ञा की आंखें बंद करके कुछ देर लेटती है, शॉवर लेती है। दीवार पर उसकी एक चिट मिलती है, लिखा था सॉरी मैं नशे में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, आई नो, बट ये दवाई लगा लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। उस चिट के साथ दवाई रखी हुई थी। प्रज्ञा दवाई को लेकर दर्द की राह जगह पर लगाती है और उसे चिट मिलती है, आप ज़रा अपना अच्छे से फ्रेशअप करना और मैंने जो ड्रेस रखी है उसी को पहनना। प्रज्ञा चिट देखने के बाद ड्रेस देखती है, वो एक ब्लैक कलर का गाउन थी। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए चिट पर किस करती है, फिर वह गाउन पहन लेती है। प्रज्ञा अब कमरे से बाहर निकलती तो उसे टेबल पर नाश्ता दिखता है। उसके साथ दवाई और चिट थी जो अभी अभी सर्वेंट अव्यान के कहने पर छोड़कर गई थी। प्रज्ञा सोफे पर बैठकर पहले चिट पढ़ती है, खाने के बाद दवाई ले लेना, सारा दर्द कुछ मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रज्ञा फिर से चिट को किस करती है और नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में प्रज्ञा का फ़ोन वाइब्रेट होता है, उसमें मैसेज आता है, अब रेस्ट कर लो, मैं शाम तक आ जाऊँगा, फिर हम डिनर करने चलेंगे। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। प्रज्ञा यह देखकर मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करती है, लव यू सो मच। इतना करते हुए बेड पर लेटती है पर एकदम से ही उसे कुछ ख्याल आता है। प्रज्ञा सोचते हुए खुद से कहती है, एक मिनट, आज तो मैं कहीं जाने वाली थी ना। इतना बोलते ही एकदम से उसे याद आता है कि वह आज शॉपिंग करने जाने वाली थी, अब वो पूरी फैमिली के साथ। यह याद आते ही प्रज्ञा पहले घड़ी देखती है और फिर जल्दी से स्वर्णा को कॉल करती है जो रिसीव करती है और शॉपिंग में बिजी थी। वह शॉपकीपर से कहती है, मिमी मुझे ये वाला देखना है। स्वर्णा की कॉल तो रिसीव कर लिया था पर वह यह भूल गई। जब प्रज्ञा को यह समझ आता है कि सब चले गए हैं और वह अव्यान से की वजह से उसे गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रज्ञा कॉल कट करते अव्यान को कॉल करके रोने वाली आवाज़ में कहती है, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। प्रज्ञा अव्यान को कॉल करती है लेकिन अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता है। वह फ़ोन को पटक देती है और वह फैमिली के साथ शॉपिंग ना जाने के कारण बहुत ज़ोर से रोने लगती है। प्रज्ञा अब पेट के बल लेटकर रोने लगती है और वह छोटे बच्चे को जैसे चॉकलेट नहीं मिलती है उसी तरह से वो बिहेव करती है। उसके आंसू तो नहीं निकल रहे थे लेकिन वह ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में अर्जुन, प्रीत, अप्रिता शिमला से सीधा शॉपिंग मॉल पहुंच गई थी। अव्यान इस वक्त
एक गिफ्ट सेंटर आव्या इस वक्त एक गिफ्ट सेंटर पर थी। आव्या वहाँ के स्टाफ को रुद्र अपनी फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, मुझे ना इस तरह की स्टैचू बनवानी है, वो भी डायमंड से। स्टाफ फ़ोटो का कुछ पल देखती है और कहती है, नाइस कपल। और आव्या यह सुनकर मुस्कुराती है। थैंक यू। स्टाफ अब आगे कहती है, आप जैसे कह रही हैं वैसा बन जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। आव्या कहती है, ठीक है। वो स्टाफ का फ़ोटो का प्रिंट निकाल लेता है। आव्या पूरी फैमिली के साथ तस्वीर को दिखाते हुए कहती है, ये जो फ़ोटो है इसे पूरे डायमंड से सजा देना। इसकी फ्रेम एंड जितने भी बॉर्डर हैं उसमें डायमंड लगे होने चाहिए। बिल्कुल मूर्ति की तरह बना बेस्ट फ्रेम रहेगा। स्टाफ हाँ में सिर हिला देता है और कहती है, और हाँ मुझे ये एक हफ्ते में ही चाहिए। आव्या की बात सुनकर स्टाफ हैरान होकर कहता है, इतनी जल्दी मैम, इतनी जल्दी तो नहीं हो पाएगा। आव्या उन्हें समझाते हुए कहती है, देखिए बहुत अर्जेंट है, मेरी शादी को बस 10 दिन ही बचे हैं। स्टाफ परेशान होते हुए उसे किसी तरह से मना लेती है स्टाफ को, और आव्या वहाँ से निकल जाती है। आव्या आप कपड़े के स्टोर में जाती है जहाँ सब कोई था। परी, आप कहाँ घूम रही हो? आपको शादी का जोड़ा नहीं लेना? हम सब आपको ढूंढ रहे हैं। आव्या काव्या के पास जाकर कहती है, मम्मा मैंने पहले ही तो कहा था कि मैं डैड और आपकी पसंद का पहनूंगी, आप दोनों ही पसंद कर लीजिए। उधर आदित्य जो इस वक्त ध्रुव के साथ कुछ बात कर रहा था, आव्या उसे देख काव्या से कहती है, मैं डैडा को बुलाकर लाती हूँ, और वह चली जाती है। आव्या आदित्य के पास पहुंचकर कहती है, डैडा चलिए ना, लहंगा चॉइस कर लीजिए। आदित्य मुड़कर आव्या को देखता है और कहता है, वाइफी है ना रैबिट, उसे कहो ना, वो मुझे अब जाना होगा। इतना बोलते हुए आदित्य फ़ोन पर किसी के कॉल पर बात करता है। आव्या यह देखकर आदित्य के हाथ को पकड़ लेती है और वो, नहीं डैडा, आज आप कहीं नहीं जाएंगी। आदित्य फ़ोन को थोड़ा साइड करते हुए कहता है, जिद नहीं करते रैबिट, बोलो। वह फिर से कॉल पर बात करता है। आव्या फिर से आदित्य के हाथ को हिलाते हुए बुलाती है, पर इस बार आदित्य उसे कोई जवाब नहीं देता। आव्या आदित्य के इस हरकत से फ्रस्ट्रेट होकर उसके फ़ोन पकड़े हाथ को पकड़कर खींचती है और फ़ोन लेकर दूर फेंक देती है। आदित्य घूर कर देखता है। आव्या को अब एहसास होता है कि उसने क्या किया, तो वह मासूमियत से आदित्य की तरफ मुड़कर देखती है। आदित्य आव्या को पूरी तरह से घूर रहा था। आव्या मासूमियत भरी आवाज़ में कहती है, डैडा वो गलती से हो गया। इतने बोलते आव्या दौड़कर जाती है और आदित्य के फ़ोन उठाकर उसके पास आती है और सॉरी उसके पास आती है। आव्या आदित्य को फ़ोन देते हुए सर झुका लेती है और देखने पर उसका फ़ोन लेता है और धीरे से कहता है, वाईफी के गुण कहीं नहीं गए, तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं। तुम माँ बेटी एक समान हो, ज़िद्दी और ना समझ। आव्या अब सर उठाकर आदित्य को देखती है और उसकी बातों को समझकर कहती है, मैं ना समझती हूँ? आदित्य तुरंत जवाब देता है, ये तो देखकर ही पता चल रहा है तुम कितनी समझदार हो। आव्या अब जल्दी से कहती है, छोड़िए ना डैडा ये सब, चलिए ना मेरा लहंगा पसंद कीजिए। इतना बोलते हुए आदित्य का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाती है। आदित्य इस बार कुछ नहीं कहता, वह आव्या के पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे पता था उसकी वाइफ और बेटी दोनों ही सिद्धि हैं। और फिर सभी शॉपिंग पर लगे हुए थे। अप्रिता भी शॉपिंग कर रही थी इस वक्त स्प्रा के साथ भी, क्योंकि अप्रिता की बॉन्डिंग सबसे अच्छी स्प्रा के साथ ही थी। स्प्रा बस बैठी हुई शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि शौर ने उसे खड़ा होने के लिए मना किया था। शौर उसके सामने नहीं था, वह बस दूर खड़ा हुआ था, स्प्रा को देख रहा था, साथ ही अप्रिता को भी नोटिस कर रहा था। अप्रिता का बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल था, वह पहले की तरह नहीं थी। काव्य और आदित्य आव्या की शॉपिंग करवा रहे थे। अनुराग और सपना अनु की शॉपिंग करवा रहे थे। ध्रुव श्रेष्ठा कायरा की शॉपिंग करवा रहे थे और सभी अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। नैना और अंतरा भी कुछ देर बाद वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा लेट हो गया था। अंतरा की शॉपिंग का ज़रा भी शौक नहीं था, इसलिए वह चुपचाप बैठी थी। वहीं नैना सबसे बातें करते हुए शॉपिंग कर रही थी और अंतरा इस वक्त आव्या को नोटिस कर रही थी।
जिसके होठों पर मुस्कुराहट थी। वह खुशी से अपने मम्मा डैडा की चॉइस को शॉपिंग में बिजी थी और ये सब खाना भी भूल जाते हैं। शॉपिंग में बिजी होने से सब खाना पीना भी भूल जाते हैं। रात के 7 बज चुके थे। सबका शॉपिंग पूरा होता है और सभी डिनर के लिए इसी मॉल के रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में हर जगह सिर्फ 4 चेयर्स थी। एक जगह पर आदित्य, काव्य, ध्रुव और श्रेष्ठा बैठ जाते हैं। दूसरे पर अर्जुन, प्रीत और सौरभ बैठ जाते हैं। तीसरी चेयर पर अनुराग, सपना, रूहान और स्वरा बैठ जाते हैं। चौथी चेयर पर ध्रुवांश, कायरा, आव्या और स्वर्णा बैठ जाते हैं। पांचवें चेयर पर शौर्य, अप्रिता और आरुष बैठ जाते हैं। छठे चेयर पर नैना, अंतरा, शिवा और अनु बैठ जाते हैं। इसी तरह से सभी बैठे हुए डिनर कर रहे थे और डिनर करते हुए नीचे फ़ोन रखे हुए बार बार रुद्र को कॉल कर रही थी। उसने कहा था कि वह आएगा, लेकिन रुद्र आया नहीं था। इस वजह से वह आव्या बहुत गुस्से में थी। अप्रिता नजरें घुमाते हुए कहती है, प्रणया भाभी कहाँ हैं? मैंने नोटिस ही नहीं किया। क्या वह नहीं आई? अप्रिता के सवाल से तीनों की ही नज़रें उस पर चली जाती हैं, पर इसका जवाब आरुष देता है। आरुष अप्रिता से कहता है, भाभी की शायद तबीयत खराब है इसलिए वह नहीं आई। अप्रिता ओके कहते हुए खाने लगती है। तभी स्प्रिता अप्रिता के सवाल करती है, आपका वहाँ ट्रिप कैसा था? अप्रिता यह सुनकर खुशी से कहती है, भाभी कहिए मत, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट मुझे तो लगता है भाई के साथ आपको भी वहीं पर हनीमून के लिए जाना चाहिए। स्प्रा एक नज़र शौर को देखती है और जो अपने फ़ोन में बिजी हुए डिनर कर रहा था और उसकी किसी भी बातों पर नहीं सुन रहा था। स्प्रा बहुत धीरे से कहती है, हाँ मेरा भी शिमला जाने की बहुत इच्छा है। मैंने सुना है उसके बारे में बहुत कुछ। अप्रिता उसे ऐसे बोलने से कहती है, कैसे नहीं जा पाएंगे? सॉरी, मैं सुना है बहुत कुछ, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। अप्रिता उसके ऐसे बोलने से कहती है, कैसे नहीं जा पाएंगे? शौर्य भाई है ना, आपको जरूर लेकर जाएंगे। आप पहले कहती तो मैं आपको अपने साथ ही ले चलती। खैर अब आप दोनों की शादी हो रही है तो आप दोनों हनीमून पर बाहर जा सकते हैं। स्प्रा धीरे से हाँ कहती है और फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। डिनर ख़त्म होती आइसक्रीम का थोड़ा मज़ा लेते हैं और आदित्य डिनर के बाद ही वहाँ से सीधे काम पर निकल जाता है। धीरे धीरे सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। आखिर में ध्रुवंश, कायरा, आव्या और स्वर्णा थे। वह लिफ्ट के अंदर जाते हैं। तभी आव्या का फ़ोन रिंग होता है। आव्या जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है क्योंकि वह रुद्र का कॉल था। आव्या रिसीव तो करती है, उसे कोई आवाज़ नहीं आती। अभी भी कहती है, तुम तीनों जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इतना बोलती आव्या लिफ्ट से निकल जाती है। वहीं ध्रुवंश और कायरा एक दूसरे को देखते हैं। उनकी आंखें इस वक्त एक दूसरे को पाने की चाहत की थी। कायरा स्वर्णा को देखकर कहती है, अन्ना हमें भी एक शॉप के लिए कुछ लेना है। क्या एक काम करो, तुम जाओ, हम लोग बाद में आते हैं। स्वर्णा इस वक्त कैंडी क्रश खेल रही थी। वह उसमें बिजी ही थी। हाँ, मैं सही ला देती है। ध्रुवंश और कायरा भी लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं और वह अकेली रह जाती है। स्वर्णा खेल ही रही थी, तभी अचानक फ़ोन की बैटरी स्लो हो जाती है और वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, शिट, इस बैटरी को अभी ख़त्म होना था। स्वर्णा ये बोलते लिफ्ट पर नज़र डालती है। लिफ्ट में उस वक्त इसके सिवाय कोई नहीं था। स्वर्णा ये देखकर घबरा जाती है और वह कभी अकेला नहीं रहती थी। उसे अब तक लग रहा था कि लिफ्ट में ऊपर कोई चढ़ा है, उसके पीछे कोई खड़ा है। स्वर्णा को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। अब जब वह ऐसी सिचुएशन में रहती है तो उसे हेलुसिनेशन होता है कि लिफ्ट गिर जाएगी या फिर उसके आसपास उसे लोग देखते हैं। स्वर्णा इस वक्त भूत दिख रही है। स्वर्णा अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से कसकर पकड़ लेती है। स्वर्णा की आंखें बंद थी, पर फिर भी उसे ऐसे लग रहा था जैसे भूत उसके करीब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पर वह सब कुछ दिख रहा था, बढ़ रहे हैं। भले यह था नहीं, पर फिर भी उसे सब कुछ दिख रहा था। स्वर्णा का दिल इस वक्त डर से बहुत तेजी से धड़क रहा था।
स्वर्णा के मुंह से बहुत धीरे से सिसकियां भी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे भूत उसे छूने के लिए उस अपने खून से सने हाथ उसकी ओर बढ़ा रहे हैं। स्वर्णा इस वक्त डर से कांप रही थी। स्वर्णा के कंधे पर उसके हाथ पहुंचते ही वाले थे, तभी स्वर्णा झट से अपनी आंखें खोलती है और मुड़कर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं था। स्वर्णा लिफ्ट के ऊपर नीचे देखती है पर उसे लिफ्ट पर कोई नहीं दिखता, पर एकदम से उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। स्वर्णा झट से मुड़कर देखती है तो एकदम से किसी से टकरा जाती है। वह डर की वजह से वह बेहोश होकर उसके सीने से लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऊपर रेलिंग पर पकड़कर आव्या इस वक्त रुद्र पर चिल्ला रही थी और उस पर गुस्सा कर रही थी। वहीं उसके पीछे एक हाथ उसकी ओर ही बढ़ रहा था। उस हाथ को देखकर ऐसे लग रहा था कि वह आव्या को वहां से धक्का देने वाला है और वहां ऐसी जगह थी कि धक्का देने से अगर कोई नीचे गिरता तो उसकी मौत पक्की थी। आव्या इधर बिजी थी तो उधर वो हाथ आगे बढ़ रहा था। कौन है वो? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों का प्यार बड़ों को सम्मान, राधे राधे।